हेलो दोस्तों, कैसे हो साहब? बढ़िया। चलिए, आज हम लेकर के आए हैं नया टॉपिक, नया लेक्चर, चैप्टर नंबर 2 का, और जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। DAM, डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं? देखो, ये जो सेकंड चैप्टर है ये यहां से मेन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि यहां से तुम चीजों को एक्सप्लोर करना सीखोगे। यहां तुम्हें मेन फिजिक्स का फील आएगा। इसके बाद एरर एनालिसिस, यह है डायमेंशनल एनालिसिस। इससे पहले तो सब थ्योरेटिकल पार्ट था। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी थ्योरेटिकल पार्ट की, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। यहाँ मेन बात है डायमेंशनल एनालिसिस की। यहाँ से मेन चैप्टर और चैप्टर का मेन लेक्चर स्टार्ट होता है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है और जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती है, उनकी डायमेंशनल कैसे कैलकुलेट किया जाती है, डायमेंशंस कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब डायमेंशंस क्या होता है, पहले तो ये बात, डायमेंशंस होती है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट की जो पावर होती है वो डायमेंशंस होती है। कि जैसे फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। अब न्यूटन तो फंडामेंटल यूनिट नहीं है ना, तो फोर्स, ये न्यूटन आया कहां से? फंडामेंटल क्वांटिटीज से, फंडामेंटल यूनिट से, जो कि मीटर सेकंड, वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब यहां से हम डायमेंशन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे बस। तो कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाना स्टार्ट करो, और जो भी समझ में ना आए पूछ लेना भाई, है ना, कमेंट सेक्शन में। तो बात करते हैं यहां से हम नए टॉपिक की, बढ़िया करके एकदम, जिसका नाम है क्या? डायमेंशनल एनालिसिस। चलिए, देखो भाई, क्या सबसे पहली बात करते हैं डायमेंशंस की। डायमेंशंस क्या होती है? डायमेंशंस, डायमेंशंस क्या होती है? देखो, डायमेंशन क्या होती है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो देखो, डायमेंशन क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स की पावर होती है, उन्हें डायमेंशंस कहते हैं। जिसे मालूम है, इस कमरे की डायमेंशंस की बात करो तो कितनी है? 3 डायमेंशंस है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। ऐसे ही क्वांटिटीज की भी डायमेंशंस होती है। डायमेंशन मतलब विमाएं के कौन कौन सी दिशा में ये फैली हुई है, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ ये क्वांटिटीज है, तो इनकी दिशा कैसे पता लगाएंगे, कौन कौन सी दिशाओं में, कौन कौन सी डायरेक्शंस में है, तो वो पता लगाएंगे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेस पे। जब फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 टाइप की होती है, फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। फंडामेंटल यूनिट्स जो होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज की ही होती है, तो 7 टाइप की होती है। अब उन फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइव क्वांटिटीज निकल करके आती है, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज अलग तरह की क्वांटिटीज होती है। तो उन सारी ड्राइव क्वांटिटीज के और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के हमें डायमेंशंस फाइंड करनी है इस चैप्टर में। इस डायमेंशन फाइंड करने का क्या बेनिफिट है, और डायमेंशंस एनालिसिस कहाँ पे यूजफुल है, और इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। लेक्चर लंबा हो सकता है लेकिन मजा बड़ा आ जाएगा। तो बात करते हैं डायमेंशंस की, क्या होती है? दे आर दे आर पावर्स ऑफ पावर्स ऑफ यूनिट्स ऑफ यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स की पावर को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं, क्वांटिटीज। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो, यहां क्या लिखा है? फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? चलो इसे फोर्स को हटाओ, हम बात करते हैं किसकी? मास। तो मास की जो यूनिट है वो क्या होती है? केजी। और मास की जो डायमेंशन होती है वो होती है एम। अब यहां मास की डायमेंशन क्या होगी अगर हम कहें, तो इसकी पावर क्या है? 1। मतलब मास की जो डायमेंशन है वो 1 है। फंडामेंटल क्वांटिटीज की, फंडामेंटल क्वांटिटी मास, इसकी यूनिट की पावर जो होती है वो डायमेंशन होती है। तो अगर मैं देखूं यहाँ फोर्स की बात करूं, फोर्स फोर्स की यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तीनों फंडामेंटल यूनिट्स है। केजी मास की फंडामेंटल यूनिट्स है, मीटर डिस्टेंस की फंडामेंटल यूनिट है या लेंथ की कह दो, और एस सेकंड टाइम की फंडामेंटल यूनिट है। अब मैं इसे लिख सकता हूं केजी की पावर 1, मीटर की पावर 1, सेकंड की पावर -2। अब ये जो डायमेंशन है, अगर मैं बात करूं फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी? मास में 1 है, डिस्टेंस में 1 है और टाइम में -2 है। तो ऐसे इनकी डायमेंशन कैलकुलेट की जाती है। तो डायमेंशन कैलकुलेट करने का जो सिंपल तरीका है वो ये है कि पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन देख लो क्या क्या होती है।
फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन के बेस पे हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज की डायमेंशन कैलकुलेट करना सीखेंगे। सो इजी है ना। तो भाई देखो नोट कर लो। अब बात करते हैं हम यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्योंकि पहली बात तो क्वांटिटीज कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। स्केलर क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो। इन डिटेल में हम वेक्टर्स नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे, वेक्टर नाम के लेक्चर में, चैप्टर में, जो भी कह लो तुम। तो यहाँ हम बात करते हैं क्या, क्वांटिटीज की। तो बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या होगी देखो जरा। यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज मेनली 7 होती है। पहली बात मास, यहां मैं लिखूं नेम, सिंबल, यूनिट, डायमेंशंस। नेम क्या, मास, मास का सिंबल m, यूनिट केजी, डायमेंशन होती है m। ऐसे लिखते हैं मास की डायमेंशन को, ठीक है ना। बात करते हैं किसकी, लेंथ की। लेंथ का जो सिंबल होता है वो होता है l। यूनिट क्या होती है, मीटर, रिप्रेजेंट करते हैं l से, ठीक है जी। यहां बात करते हैं टाइम। टाइम का सिंबल क्या होता है, t। यूनिट क्या होती है, सेकंड, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, t से। ये डायमेंशन है मतलब, है ना। ऐसे ही हम बात करें किसकी, करंट। करंट का क्या सिंबल होता है भैया, I। यूनिट क्या होती है, एम्पियर, रिप्रेजेंट किससे करते हैं डायमेंशन को, ए से। ए से रिप्रेजेंट करेंगे, बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं भाई। ऐसे हम बात करें किसकी, टेम्परेचर की। टेम्परेचर को डिनोट किससे करते हैं, थीटा से। यूनिट होती है केल्विन, केल्विन, रिप्रेजेंटेशन होता है थीटा। डायमेंशन को भी थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। टेम्परेचर को कभी कभी टी से भी कर देते हैं। चलो मिल गए, तो कैपिटल टी तो कैपिटल टी से भी कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। 5 हो गई है। बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर की जो क्वांटिटी होती है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मोल से। मोल से। यूनिट भी क्या होती है, मोल, और डायमेंशन भी क्या होगी, मोल ही करके लिखते हैं शायद, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं किसकी यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ, इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है भैया, कैंडेला। कैंडेला डिनोट किससे करते हैं, डिनोट तो किससे करें यार, अब CD से करते हैं वैसे तो। यूनिट होती है क्या, कैंडेला, और डायमेंशन CD। तो ये कुछ हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उनकी डायमेंशंस है। कोई दिक्कत यहाँ, ये याद कर लो, रट्टा मार लो, नहीं ये कहीं नहीं जाने वाली, और ये ऐसी ही रहेंगी हमेशा। अब जो ड्राइव्ड क्वांट देखो, ऐसा कभी नहीं होगा कि 8वीं फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई, जैसे कि ABCD 26 होती है और उनसे पूरी इंग्लिश बनी है। ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती है और उनसे पूरी फिजिकल कांस्टेंट बने हैं, फिजिकल डायमेंशन, फिजिकल यूनिट्स बनी है, ठीक है ना। तो यहीं से सारी की सारी चीजें निकल करके आई है। बात करते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से कौन से क्वांटिटीज बनी है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो बात करेंगे हम यहाँ ड्राइव्ड क्वांटिटीज की और उनकी यूनिट्स की। तो बात कैसे करते हैं, देखो ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइव की गई हो। ड्राइव्ड फ्रॉम, ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये वहां से ड्राइव की गई है, ठीक है। चलिए तो अब निकालते हैं, सर कुछ डायमेंशन निकाल के दिखाओ, बिल्कुल निकालेंगे। बात करते हैं किसकी, नंबर फर्स्ट अगर मैं डायमेंशन निकालू, किसके निकालू, एरिया की। एरिया की टाइम देखो, डायमेंशन निकालने के लिए तुम्हें यूनिट पर जरूर पता होनी चाहिए। एक तो उस क्वांटिटी का फॉर्मूला और इस क्वांटिटी की यूनिट पता होनी चाहिए, तो तुम डायमेंशन निकाल सकते हो। जैसे यहाँ एरिया की बात करें तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, L। ब्रेथ भी एक टाइप की डिस्टेंस, इसकी भी क्या होगी, L। और यहाँ क्या कर देंगे, L की पावर 2। तो डायमेंशन कितनी हो गई, 2, L टू दी पावर 2। ये डायमेंशन है किसकी, एरिया की यार, है ना। बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम की। अगर हमें वॉल्यूम की डायमेंशन निकालनी हो तो वही फॉर्मूला, लेंथ
तो ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ की डायमेंशन तो L, ब्रेथ की डायमेंशन भी L, हाइट की डायमेंशन भी L, डायमेंशन मिले L⁻3। मान लो थर्ड की बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी की। वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, अरे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक ही तो चीज है, अगर स्ट्रेट लाइन में कोई चीज मोशन कर रही है तो बात वही है। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ हो गई, तो लेंथ मतलब L, और टाइम हुआ T, तो T मतलब ये T। नीचे का T ऊपर लेके जाओ, डायमेंशन के भी फ्रैक्शन में नहीं होती, पावर्स में होती है, तो नीचे से ऊपर लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा L T, यहाँ पावर कितनी 1, तो माइनस के 1 लगा देंगे। आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थर्ड की अगर मैं बात, फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो बात करते हैं भाई किसकी, फोर्स की। मान लो फोर्स की डायमेंशन निकालनी है, तो फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम क्या है, मास, ए क्या है, एक्सेलरेशन। तो बात भी सही है भाई, एम क्या है, मास, मास की होती है एम। एक्सेलरेशन की कैसे लिखे, अरे वो एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर मतलब L, सेकंड स्क्वायर मतलब T⁻²। नीचे से ऊपर लेकर के जाओ तो एम L T-2, ये यहां से हो सकती है कैलकुलेट, है ना। तो ये ड्राइव क्वांटिटीज की डायमेंशन है, कितनी है, बहुत सारी है। ड्राइव क्वांटिटीज तो पूरी फिजिक्स में भरी पड़ी है, तो कहां तक लिखोगे, तो मैं यहाँ पे एक टेबल दे दूंगा, तुम्हें देख लेना कैसे निकालनी है। मैं मेन डायमेंशन निकाल के दिखाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी तो पॉसिबल नहीं है, तो वैसे बुक में तो मिल जाएगी, लेकिन मैं एक टेबल दे रहा हूँ यहाँ, उन टेबल का स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में लिख लेना आराम से, उन्हें पहले खुद से निकालने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद तुम चेक करना कि सही बैठी या गलत। हालांकि ये नहीं कि मैं यहाँ छोड़ रहा, मैं निकलवाऊंगा, अच्छे अच्छे डायमेंशन निकलवाऊंगा, अब छोटे छोटे निकलवा के क्या फायदा, जो आने वाली है जो इंपॉर्टेंट है वो निकलवाते हैं। तो देखो निकालते हैं, अब क्या निकालते हैं भाई, डायमेंशंस है ना इनकी। चलिए बात करते हैं, और क्वांटिटीज है बहुत सारी। अब मैं बोर्ड भर देता हूँ पूरा, है ना, डायमेंशन निकाल निकाल के, जिससे तुम सीख जाओ। रियलिटी में तुम्हें सिखाना है, देखो डायमेंशन निकालना मतलब तुम्हें सिखाना है कि डायमेंशन कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो यहीं से हम बात करते हैं किसकी, नंबर फर्स्ट, स्टार्टिंग से कर रहा है मैं, तुम नंबर वहीं से स्टार्ट कर देना जहां से छोड़ा था। बात करते हैं किसकी, प्रेशर की डायमेंशन। देखो प्रेशर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। ये फॉर्मूला, फोर्स की डायमेंशन भी निकाल ली, M L T-2। एरिया की डायमेंशन क्या होती है, L⁻²। एक L सेल कट जाएगा, नीचे एक L बचा, वो ऊपर जाएगा, तो क्या बचेगा, M L⁻⁻1 T⁻²। ये हो गई भैया एरिया की डायमेंशन। बात किसकी करनी है, मान लो मैं वर्क की निकालनी हो, वर्क की डायमेंशन निकालनी हो, वर्क की डायमेंशन किस किस के बराबर होती है, देखो दुनिया के जितने भी वर्क है वो एनर्जी की फॉर्म है, और दुनिया की जितनी एनर्जी है वो वर्क की फॉर्म है, तो वर्क इज इक्वल टू एनर्जी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और निकाल सकते हैं क्या, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट S। फोर्स क्या होता है, M L T-2, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा L, तो कुल मिलाकर के क्या आया, ML2T-2। ऐसे लिख दिया हमने आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं यहाँ पे। तो थर्ड की अगर हम बात करें, यहाँ थर्ड की डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोमेंटम की निकाल लो भाई। चलो मोमेंटम की डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास की होती है M, वेलोसिटी की होती है L⁻T-1, अभी निकाली थी, तो क्या हो जाएगा ML⁻1। अरे बहुत आसान है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, सारी चीजें हो जाएंगी, और हर चीज कराऊंगा, कोई चीज नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो सिलेबस IIT एडवांस का हो और चाहे तुम्हारे CBSE का हो। जो चीज IIT एडवांस के सिलेबस में वो अलग से कराई जाएगी, कराई जरूर जाएगी। एडवांस की बात चल रही है, नीट वीट सब कवर हो जाएंगे, ये याद रखना, करवाऊंगा सारी चीज, कोई नहीं छोड़ूंगा, अगर तुम फॉलो करो ढंग से बस। जितने लेक्चर आएंगे सारे आएंगे दमदार बढ़िया, नोट्स बनाते चलना, दिक्कत होगी पूछ लेना, फ्री है भाई यार, कुछ नहीं मिलने वाला पैसों में तो यार, है ना। फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ की बात करें, कुछ कांस्टेंट, सम इंपॉर्टेंट कांस्टेंट, सम इंपॉर्टेंट कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट कांस्टेंट की डायमेंशन निकालते हैं। देखो जैसे नंबर ए की बात करें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसकी कैसे निकालेंगे, देखो जरा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है कैपिटल G, इसकी कैसे निकालेंगे, देखो हम जानते हैं फोर्स होता है F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है ये, सर कहां से आया है, 10th क्लास में, वो 9th क्लास में होगा, याद रखना, भूलना नहीं, फोर्स नाम के चैप्टर में है ये फॉर्मूला, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग जब कर रहे थे, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ है ये, और 11th में तो पढ़ोगे पढ़ोगे पूरा चैप्टर ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, तो टेंशन मत लेना। फिलहाल फॉर्मूले देखो, पूरी बुक के फॉर्मूले यहाँ आ जाएंगे,
कुछ फॉर्मूले बड़े अटपटे लगेंगे क्योंकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो ना 11वीं में, तो तुम्हें लगेगा कि कहां से आ रहे हैं, ये इस बुक में आगे है और ये यूनिट्स निकालनी सीख रहे हैं ना, तो इसलिए पहले यूनिट निकालनी सीख रहे हैं कि किस फॉर्मूले की यूनिट क्या होगी, किस क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी, बाकी आते चले जाएंगे। तो जी की अगर मैं बात करूं तो जी इज इक्वल टू क्या होगा, पहले जी निकाल लो क्योंकि जी की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है, तो जी को अलग थलग कर लो। तो यहां देखो लेके जाओ एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू। एफ क्या है, फोर्स, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, आर की डायमेंशन एल स्क्वायर, मास की डायमेंशन एम की पावर टू। यहां क्या होगा, एम से एक एम कट जाएगा, यहां नीचे एक एम बचा वो ऊपर जाएगा, तो एम की पावर माइनस वन, यहाँ एल और एल ये रहा, एल की पावर थ्री, टी की पावर माइनस टू। ये आया जी भैया, ये आया है जी, है ना बढ़िया। अब ऐसे ही हम बात करते हैं किसकी, सेकंड कांस्टेंट की बात करें, क्या है वो, इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कह देते हैं इसे। अब नाम अजीब लग रहा होगा क्योंकि पढ़ा नहीं कभी, आगे पढ़ लोगे, फिलहाल तो यहाँ देख लो फॉर्मूले क्या हो। तो इलास्टिक कांस्टेंट होता है ई, और ये होता है क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये फॉर्मूला है भाई। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, ये भी पढ़ोगे, टेंशन नहीं लेने का। फिलहाल स्ट्रेस का फॉर्मूला देखो, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। फोर्स अब लिख करो भाई, देखो एल से तो एल कट जाएगा, इसकी डायमेंशन तो होगी नहीं, मतलब हमने साफ साफ देख लिया कि स्ट्रेन जो है एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है। एल अपॉन एल, ए अपॉन ए, वी अपॉन वी ऐसे होती है स्ट्रेन। तो बात करी किसकी, एफ अपॉन ए की, और एफ अपॉन ए की डायमेंशन अभी निकाली स्टार्टिंग में, देखो ये प्रेशर एफ अपॉन ए, बिल्कुल सेम ऐसी डायमेंशन आ जाएगी, आई जाएगी सर, कोई दिक्कत ही नहीं। तो वो लिख लीजिए एम एल माइनस वन टी माइनस टू। लो भैया इलास्टिसिटी कांस्टेंट की डायमेंशन हमारे पास आ गई। यहां पे हम बात करें किसकी, किसकी बात करते हैं, कांस्टेंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कांस्टेंट की बात करें अगर हम, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो विस्कोसिटी कांस्टेंट होता है एफ इज इक्वल टू ईटा ए डीवी अपॉन डीएक्स, ये फॉर्मूला है। इसे बोलते हैं विस्कस फोर्स, पानी के अंदर होता है, लिक्विड्स में होता है, फ्लूइड्स में होता है, लिक्विड भी गलत कहेंगे, फ्लूइड्स में होता है क्या, विस्कस फोर्स। कहां पढ़ेंगे, 11वीं में पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो क्या करें, टेंशन मत लो, यहां देखते चलो फिलहाल फॉर्मूले। यह है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसे निकाल लो अलग, ईटा है ये, एन नहीं है, क्या है ये, ईटा। ईटा इज इक्वल टू डीएक्स लेके जाओ वहां, तो एफ इंटू डीएक्स अपॉन ए आएगा नीचे इंटू डीवी। वी क्या है, वेलोसिटी, याद रखना, फोर्स की एम एल टी माइनस टू, डीएक्स की क्या होती है, डीएक्स तो लेंथ है तो एल, डिस्टेंस ही तो होगी, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, ए क्या होगा, एरिया, एल की पावर टू, ये वेलोसिटी एल टी माइनस वन। देखो कुछ कट रहा, क्या एल से एल कटेगा, एक एल से ये वाला एल कट जाएगा, ऊपर एम बचेगा, यहाँ एल नीचे बचा एक, वो ऊपर लेके जाओ, एल की पावर माइनस वन, यहाँ माइनस टू है टी, नीचे का माइनस वन ऊपर जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, माइनस टू में से बन गया टी की पावर माइनस वन हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करें अगर अब यहाँ, ये क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, आराम से कर सकते हैं। बात करते हैं किसकी, गैस कांस्टेंट की, किसकी बात करें, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, ऐसे तो बहुत सारे हैं भाई, कब तक कराऊंगा, इसलिए मैंने टेबल लिखी थी, वो इंपॉर्टेंट कांस्टेंट की भी सारी सारी चीजें आ जाएगी उसमें, हर एक चीज है, ठीक है। गैस कांस्टेंट की अगर हम बात करें, गैस कांस्टेंट होता है आर, और आइडियल गैस इक्वेशन से आता है पी, क्या होता है, पी इज पीवी इज इक्वल टू, पीवी इज इक्वल टू आर टी, ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है ना। अब यहां से आर कैलकुलेट करना है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वी अपॉन टी, पी क्या है प्रेशर, वी क्या है वॉल्यूम, टी क्या है टेम्परेचर। बस तो क्या करें, पी क्या, प्रेशर, प्रेशर क्या होती है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, वॉल्यूम की एल की पावर थ्री, और टेम्परेचर की थीटा, अभी तो लिखवाई थी, है ना। चलिए तो बात करें अगर हम यहाँ, तो आर की वैल्यू हो क्या जाएगी यहाँ से, देखो ये सारी चीजें सेम है, तो एम तो ऐसे ही रहने दो, एल माइनस वन, ये थ्री, थ्री में से बन गया, एल एल को देखो बस, एल की पावर टू, टी की पावर माइनस टू, थीटा ऊपर जाएगा, थीटा की पावर माइनस वन। ये आया है किसका, गैस कांस्टेंट की यूनिट, वो डायमेंशन कह दो यार। बात करते हैं किसकी, ई,
एक और कांस्टेंट है बढ़िया जबरदस्त, बताओ कौन सा कांस्टेंट है वो? बढ़िया कांस्टेंट है भाई, वो कांस्टेंट है क्या? रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट हो जाते हैं रेजिस्टेंस, 10th में पढ़ा होगा। ओम्स लॉ पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, या R इज इक्वल टू V अपॉन आई। V क्या है? वेलोसिटी। नहीं नहीं सर, वॉल्यूम नहीं, क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या आया? ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में होते हैं ना। अरे बैटरी में पोटेंशियल होता है, 10th में तो पढ़ा होगा ना ये। अब 12th में पढ़ोगे, फिलहाल तो 11th में हो, तो ये 12th में नहीं है बात, वो 11th में नहीं है रेजिस्टेंस, तो इसलिए 10th में पढ़ के आ रहे हो तुम, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो ये पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन क्यू, और I क्या है? करंट। करंट क्या होती है? Q अपॉन T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चलो करंट तो हम जानते हैं, I। अब W तो ऐसे ही, Q क्या होगा? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, फॉर्मूला होता है करंट का, साफ साफ पता है। Q की वैल्यू निकालो, Q इक्वल टू I इंटू टी लिख देंगे। Q की वैल्यू I इंटू टी लिखो, टी I तो चल ही रहा है, तो कुल मिलाकर के W अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी। अब W क्या है? वर्क, I क्या है? करंट, T क्या है? टाइम। तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज है, नहीं वर्क को छोड़ के। वर्क की डायमेंशन हम जानते हैं, करंट की डायमेंशन हमें पता है, टाइम की डायमेंशन हमें पता है, कैलकुलेट करना बहुत आसान है सर, सब पता है। चलो, एम एल टू टी माइनस टू किसकी हुई? वर्क की। करंट की कितनी होती है? ए, पावर 2 लगा दो। टी की होती है, टाइम की होती है टी, नीचे से ऊपर लेके जाओ तो एम, ठीक, एल की पावर 2, टी ऊपर जाएगा, टी की पावर -3, ए की पावर -2। लो भैया, रेजिस्टेंस की डायमेंशन आ गई। कितना बढ़िया, कितना सुगम, कितना सुंदर क्वेश्चन था ये, है ना? बढ़िया था नहीं? सुंदरता झलक रही है, देख लो जरा कितनी झलक रही है ना? कितना अच्छा है ये। चलिए खैर, तो बहरहाल कहने का मतलब ये है मेरा, चलो एक लाइन खींच देता हूँ यार, यहाँ से शायद यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ तक दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा, तो ऐसे कितनी डायमेंशन है? ऐसे बहुत सारी डायमेंशन है, ड्राइव क्वांटिटीज बहुत सारी है। तो कब तक करे सर, कैसे करे? याद नहीं करनी, निकालना सीखनी है। निकालने का तरीका बता चुका है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद रहेंगे तो सारी डायमेंशंस कैलकुलेट कर दोगे, बहुत इजीली कैलकुलेट कर दोगे। चार्ज के डायमेंशन, पोटेंशियल डिफरेंस के डायमेंशन, ये सारी के सारी डायमेंशन आसानी से आनी चाहिए तुम पे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, ये सब चीजें आनी ही आनी चाहिए। अब मैं कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा, उनकी डायमेंशन तुम्हें कैलकुलेट करके लानी है, ठीक है? मतलब करनी है, वो होमवर्क में लास्ट में दूंगा पीरियड चैप्टर इसके लेक्चर के। फिलहाल देखते हैं। तो भाई ये हमने क्या देखा कि डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज की। अब कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है, ऐसी कह रहा है, ऐसी क्या है, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनकी डायमेंशन नहीं होती, देन क्वांटिटीज और कॉल्ड डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं होती, कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनकी डायमेंशंस होती है। मतलब हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, हम कैसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे कि किसकी डायमेंशन है, किसकी डायमेंशन नहीं है। तो मैं यहाँ तुम्हें इजी करने के लिए, इस चीज को दूर करने के लिए यहाँ इजी कर देता हूँ, कुछ कांस्टेंट की वैल्यू लिख दे, कुछ कांस्टेंट के बारे में बताता हूँ जो ये बताएंगे, मतलब जिससे ये तुम्हें पता चल जाएगा कि किसकी डायमेंशन है, किसकी डायमेंशन नहीं है। तो बात करते हैं किसकी, डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट आर दोस टाइप ऑफ कांस्टेंट व्हिच हैज डायमेंशंस। वो कांस्टेंट जिनकी अपनी स्पेसिफिक डायमेंशंस होती है, डायमेंशनल कांस्टेंट कहलाते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ बात करूं तो जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक डायमेंशनल कांस्टेंट है। बात करूं यहाँ विस्कोसिटी कांस्टेंट, एक डायमेंशनल कांस्टेंट है। बात करूं यहाँ किसकी, रेजिस्टेंस की, डायमेंशनल कांस्टेंट है। ये सारे के सारे कांस्टेंट जो किसी फॉर्मूले में आते हो, जो किसी फॉर्मूले में आते हो, डायमेंशनल कांस्टेंट कहलाते हैं। उनकी कोई ना कोई यूनिट होनी चाहिए, अगर किसी भी कांस्टेंट की यूनिट है तो समझ जाओ वो डायमेंशनल कांस्टेंट है। इन सब की यूनिट होती है, सही है ना? अब बात करते हैं क्या, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशनल डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। डायमेंशनल लेस कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी डायमेंशन ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे क्या कह दूं मैं, पाई।
पाई की वैल्यू होती है 3.141414 ऐसे चलता रहता है। एक डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। कोई भी नंबर ले लो 5 3 2, ऑल दीज आर डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। ये सारे के सारे डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। बात करूं क्या डायमेंशन लेस क्वांटिटीज की, डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज। अब डायमेंशन लेस क्वांटिटीज कौन सी होती है? जैसे स्ट्रेन, कैसे क्वांटिटी है? डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। इसकी डायमेंशन क्या होगी? m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। ऐसे नंबर 2 क्या होगा? एंगल। एंगल एक कैसी क्वांटिटी है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, जो कि एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। डायमेंशन क्या होगी? m0, l0, t0। मतलब इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इनका कोई वजूद नहीं है, बस ये तो किसी को सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं फॉर्मूले में, क्योंकि इनकी यूनिट नहीं होती, और यूनिट नहीं होती तो डायमेंशन नहीं होगी। तो देखो ये बातें हमने सीखी। बात यह है कि इस डायमेंशन का यूज क्या है, कहां पे हम इसे यूज करते हैं, इनका एप्लीकेशन क्या है, कहां हम इन्हें अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हम इसकी एक्चुअल में एप्लीकेशन को समझ पाए और पता लगा पाए कि हाँ भाई इसकी नीड है। तो देखो सबसे पहली चीज, ये किसी भी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करने के काम आता है। ये जो डायमेंशनल एनालिसिस मेथड है, कोई भी फिजिकल इक्वेशन दे रखी है जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। अभी कितनी सही है कितनी गलत है कैसे पता चलेगा? डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से। एलएचएस की डायमेंशन आरएचएस की डायमेंशन के इक्वल अगर आ गई तो इसका मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज नहीं है। ऐसे ही दूसरी चीज, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला ड्राइव करने में यूज होती है डायमेंशनल क्वांटिटीज, और किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने में यूज होती है, और इक्वेशन बनाने में भी यूज होती है। करेक्टनेस, उस इक्वेशन को करेक्ट करके उसे नई तरीके से बना भी सकती है। इस डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से कर सकते हैं, सारी चीजें पॉसिबल ही हम। तो खैर बातें समझ में आई सारी की सारी। अब एक प्रिंसिपल है जिससे हम ये लगा सकते हैं कि जो अननोन कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन कैसे कैलकुलेट की जाए। अभी तक तो ये ड्राइव क्वांटिटीज थी, अब एक फॉर्मूला बना के दे दिया जाएगा और उस फॉर्मूले में पूछा जाएगा कि बताओ इस क्वांटिटी की डायमेंशन बताओ ऑन द बेसिस ऑफ गिवन क्वांटिटीज। तो यहां एक प्रिंसिपल यूज होता है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, जो फॉर्मूला दिया होगा। अब वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है क्या, पहले से समझते हैं। देखो बात करते हैं किसकी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है भाई। ये कैसे यूज होती है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी क्या है भाई? प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी कहती है कि अगर कोई एक इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन की एलएचएस साइड की डायमेंशंस आरएचएस साइड की डायमेंशंस के इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि हमें ये पता चल जाएगा जो गिवन इक्वेशन है वो सही है या नहीं। सही है या नहीं किससे पता लगाएंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका? दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई इक्वेशन होमोजेनिटी को फॉलो करती है तो हम सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटी को उसमें ऐड भी कर सकते हैं और उसी में से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेम डायमेंशंस क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को उसमें ही ऐड कर सकते हैं और उसी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ क्या लिख के इसकी पहले डेफिनेशन लिखो। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी the dimensions of the dimension in LHS side in given equation must be equal to the RHS side। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, मतलब इक्वेशन करेक्ट है, अदरवाइज नहीं है, है ना। सेकंड पॉइंट क्या है इसका? फर्स्ट पॉइंट तो ये था। सेकंड पॉइंट में क्या है? सेम डायमेंशंस क्वांटिटी,
सेम डायमेंशंस quantities can be added or subtracted। लो भैया, ये है बात हमारी सारी की सारी। तो अब बात करते हैं, चेक करते हैं, चलो भाई इसके एप्लीकेशन करके चेक करते हैं। चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। ये क्वेश्चन है भैया हमारे पास, हमें एक इक्वेशन दे रखी है, उसकी करेक्टनेस चेक करनी है कि सही करेक्ट है या नहीं। तो देखो क्या दे रखी है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। अब इस इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करनी है कि सही है या नहीं। तो बताओ भाई क्या करेंगे। तो करना सिंपल है, LHS लो। क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब LHS में तुम्हें पता है हाफ, तो इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, ये तो डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, इसे हटा दो। एम है मास, मास की डायमेंशन एम, वेलोसिटी की एल टी माइनस वन। तो क्या आ जाएगी कुल मिला के, एम एल टी माइनस वन। लो भैया ये आ गई यहाँ पे हमारे पास किसकी डायमेंशन आ गई, इसकी। अच्छा स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो भैया, तो एल टू टी माइनस टू, ये आ गई। अब बात करते हैं RHS साइड की। RHS साइड भी चेक करो भाई, अगर सेम आई तो इक्वेशन करेक्ट है, अदरवाइज गलत है। तो क्या लिखेंगे, एम जी एच, एम की डायमेंशन एम ही रहेगी। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब एक्सेलरेशन हुआ ना, तो एल टी माइनस टू, और इसकी एल हाइट है तो लेंथ ही हो गई, तो एल, तो एम और एल और टी माइनस वन। अच्छा एल ये एल टू टी माइनस टू। लो भैया LHS इक्वल टू RHS है, यहाँ पे क्या है, LHS इक्वल टू RHS, hence the given formula या given equation is correct according to principle of homogeneity। बहुत सिंपल है, तो आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरी चेक करते हैं। चेक करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन, इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये है भाई इक्वेशन हमारे पास। अब इसको चेक करना है कि डायमेंशनली इज इट करेक्ट और नॉट। तो वही करना है, LHS ले लो, RHS ले लो। तो बात करते हैं LHS की। तो LHS में क्या है, ये लैम्डा, ये होता है वेवलेंथ का सिंबल, वेवलेंथ का सिंबल। और वेवलेंथ किस में मेजर की जाती है, मीटर में या एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है, लेंथ की है, तो मतलब इसकी जो डायमेंशन होगी L होगी भैया। तो LHS में तो L आया है केवल। अब क्या RHS में भी L आएगा, क्या ऐसा होगा, तो देखते हैं। बात है RHS की। अब RHS इसमें क्या है, H अपॉन एम वी। H क्या होता है, हाइट, नो, क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट होता है H। अब प्लांक कांस्टेंट की पहले तो डायमेंशन पता हो दिक्कत तो ये है कि पहले प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन पता हो, और प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन तब पता चलेगी जब हमें फॉर्मूला पता होगा। तो कैसे करा जाए भाई, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात आ गई सर, कि प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या है। तो देखो प्लांक कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है, मेरा डायमेंशन निकाल दो प्लांक कांस्टेंट की, H इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। 12th क्लास में पढ़ोगे, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी की वही वर्क की, ml2 t माइनस टू, फ्रीक्वेंसी की होती है क्या, t माइनस वन। ये फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है, 1 अपॉन टाइम होता है ना फ्रीक्वेंसी। तो अब ऊपर लेकर के जाएंगे इसे, तो हो जाएगा ये क्या, ml2 t माइनस वन। ये t माइनस वन जाकर प्लस हो जाएगा, और माइनस टू में से प्लस वन जाएगा, तो ml2 t माइनस वन हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करो इसमें RHS में। तो जब RHS में हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो H की वैल्यू क्या चीज है, m L2 t माइनस वन। मास क्या होता है m, वेलोसिटी क्या होती है एल टी माइनस वन। एम से एम कैंसिल, एक एल से एक एल कैंसिल, टी से पूरा टी कैंसिल, क्या बचेगा, एल बचा। लो भैया कितना बढ़िया है, मतलब LHS किसके इक्वल आया है यहाँ, RHS के इक्वल, मतलब LHS इक्वल टू RHS, हैंस द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये कितनी बढ़िया खूबसूरती है किसकी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। इसके हेल्प से ही तो कर पा रहे हैं हम ये, वरना कहाँ हमसे हो पाता है, हमें तो पता ही नहीं चलता डायमेंशनली करेक्ट है
या नहीं? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। चेक करेक्टनेस, है ना, करेक्टनेस चेक करनी है। क्या है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पहचाना? वही आया है, पहचाना है इसे, बहुत दूर से आया है। कहाँ से? क्लास 9 से उठ करके 11th में आया है। कब से चल रहा था? क्लास 9 से, है ना। तो हमें इसे डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं ये पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे? LHS लेंगे और RHS लेंगे। अब यहाँ RHS में तो दो टर्म्स है, तो सर टर्म कौन सी लेनी है? दोनों टर्म्स तो ले नहीं सकते, तो कौन सी टर्म लेनी है? तो याद करो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सेकंड पॉइंट, इसमें लिखा है सेम डायमेंशंस क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मतलब अगर कोई क्वांटिटीज एडिशन है, मतलब किन्हीं क्वांटिटी, किसी दो या तीन क्वांटिटीज के बीच में एडिशन का साइन है या सब्ट्रैक्शन का साइन है, मतलब प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, तो इसका मतलब ये सारी क्वांटिटीज सेम डायमेंशन की है, तभी तो ऐड किया गया उन्हें, वरना ऐड कैसे कर लेते? तो इसका मतलब जो इसकी डायमेंशन होगी वो इस पूरी क्वांटिटी की डायमेंशन होगी, तभी तो बीच में प्लस आया है, वरना क्यों आता? तो इन दोनों में से कोई भी एक ले लेना, क्योंकि दूसरे की डायमेंशन तो सेम ही है ना। तो चेक कर लेंगे, तो लिखेंगे RHS, वो LHS में क्या है? वी स्क्वायर, वी क्या होती है? वेलोसिटी, वेलोसिटी LT-1 की पावर 2, तो क्या मिला? L की पावर 2 T की पावर -2। बात करते हैं RHS की। RHS क्या होगा? दोनों में से कोई भी टर्म ले लो, चलो U तो वेलोसिटी हो जाएगी, सर कहेंगे सर ऐसे लिख दिया, 2as ले लो, 2as, तो छोड़ दो, कांस्टेंट है। ए क्या? एक्सेलरेशन, एस क्या? डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन की क्या होती है? LT-2, डिस्प्लेसमेंट की L, अब L की L से L स्क्वायर T की पावर -2, तो LHS इक्वल टू RHS। लो भैया, बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया, वाह वाह, मजा आ गया। तो ठीक है भाई, यही तो है बस सारी चीजें, और कुछ है ही क्या यार इसमें। ऐसे करेक्टनेस चेक कर लेते हैं। अब सेकंड रूल को यूज करते हुए हम पता लगाएंगे आराम से कि किसी भी अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे कैलकुलेट की जाती है। सेकंड रूल को यूज करते हुए पता लगा लेंगे। सेकंड रूल को यूज करते हुए पता लगा लेंगे आराम से। तो देखो भाई, पता लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा इसी में। भाई लेक्चर लंबा हो जाएगा, पहले भी बताया था। पानी वानी पी लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, यहां बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 में, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। दो कांस्टेंट दे रखे हैं, इनकी डायमेंशन फाइंड करनी है, और दे रखा कुछ ऐसा P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये वंडरवाल गैस इक्वेशन है, ये रियल गैसेस के लिए होती है। आइडियल गैस के लिए तो पी वी इक्वल टू आर टी होती है। ये वंडरवाल गैस इक्वेशन है जो रियल गैसेस के लिए वैलिड है। अब यहाँ पे ए और बी जो है ये कांस्टेंट है। ए जो है प्रेशर कांस्टेंट है, और बी जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो वी है ये वी वॉल्यूम है, ना कि वेलोसिटी। तो ए और बी एक कांस्टेंट है, तो इनकी हमें डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? याद करो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सेकंड रूल। सेकंड रूल में क्या कहा था? सेम डायमेंशंस क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटीज को ही ऐड किया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ ऐड कौन कौन सी हुई है? ये और ये, तो मतलब दोनों की डायमेंशन सेम है। यहाँ ऐड कौन सी हुई है, सब्ट्रैक्ट कौन सी हुई है? वॉल्यूम और बी, इन दोनों की डायमेंशन सेम है। क्वेश्चन तो एक लाइन में हो जाएगा ही। तो लिखेंगे क्या? 4a, 4a। ए कहाँ रहा यहाँ? तो P इज इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर। कैसे? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, होमोजीनिटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या निकालना है? ए, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू वी स्क्वायर। पी क्या है? प्रेशर, प्रेशर का ML T-2, ML-1 T-2, इसका L की पावर 3, स्क्वायर लगाया तो 6 लगा दो, तो हो जाएगा क्या? ML-1 T-2। अब ये L की पावर 6, या कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा? M-1 में 6 गया, L की पावर 5, T की पावर -2। लो भैया, ये आया है ए की डायमेंशन। अब बी की कैसे करनी है? तो लिखेंगे 4b,
फॉर बी, बी के लिए v इज इक्वल टू बी लिख देंगे, सेम डायमेंशन है तो b इज इक्वल टू वी लिख दो, या b इज इक्वल टू वॉल्यूम की एल की पावर 3 होती है। तो यहां से आराम से हम लिख सकते हैं। क्या रह गया इसमें, आराम से कर तो लिया। अरे आ जाएगा यार, सब जानते हो तो, तुमसे कुछ छिपा है क्या, तुम्हें तो सब पता है। ये क्या प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये तो 9th में पढ़ के आ रहे हो। नहीं आ रहे, आ रहे, पता है। चलो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। अब हमें करना है फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी। अब इन तीनों की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो कर तो आराम से लेंगे क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेंगी, बीच में प्लस है और सेम डायमेंशन वाली ऐड की जा सकती है। तो कर लो आराम से। तो पहले तो यहाँ से यहाँ बात करते हैं, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, लिखेंगे 4a। ए के लिए क्या करो, x इक्वल टू ए, या a इज इक्वल टू एक्स, मतलब इसे लिख देंगे l, मीटर हो जाएगा। बात करते हैं 4b, b की बात अगर हम करें यहाँ तो b ये है और दोनों की डायमेंशन सेम है। तो क्या करो, x इज इक्वल टू बी इंटू टी। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन टी, या b इज इक्वल टू एक्स की क्या होती है l, t की क्या होती है टाइम t। तो नीचे से ऊपर जाएगा एल टी माइनस वन। लो भैया, बात करते हैं c की, क्या 4c, c के लिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर, या c की वैल्यू क्या हो जाएगी x अपॉन टी स्क्वायर, या l नीचे t की पावर 2 और नीचे से ऊपर जाएगा एल टी पावर माइनस के 2। लो भैया, ये आ गया डायमेंशन फॉर्मूला ए बी सी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर दिया, आराम से कर सकते हैं यार, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहां हमें फाइंड करनी है फाइंड डायमेंशंस ऑफ, किसके डायमेंशंस, ओमेगा एंड के। इन ओमेगा के और के की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो देखो ये जो साइन आया है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है, और एंगल के डायमेंशन तो तुम्हें पता है यूनिटलेस, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है एंगल। तो अगर एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो पहली चीज तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट की गई है, मतलब सेम डायमेंशन है इनकी, ये दोनों चीजें आपस में क्या है, सब्ट्रैक्टेड है। तो दे हैव ए सेम डायमेंशंस। तो क्या लिखेंगे, ओमेगा टी इक्वल टू के एक्स अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये तो बात ठीक है। अब ओमेगा की डायमेंशन निकालनी है, के की डायमेंशन निकालनी है। इक्वेशन एक है और वेरिएबल कितने हैं, दो। तो कैसे कैलकुलेट की जाए, लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि ये जो एंगल की फॉर्म में है ये जो एंगल कैसी क्वांटिटी होती है, ये जो एंगल है साइन के साथ थीटा आता है ना, थीटा की जगह है, तो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस। अगर ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो ओमेगा टी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ओमेगा टी की जगह टी इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो, या ओमेगा इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो, और नीचे क्या है टी, और नीचे का टी ऊपर जाएगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस। लो भैया, ये ओमेगा की डायमेंशन है। अब ओमेगा की आ गई, ओमेगा की यहाँ पुट कर दो आराम से, क्या दिक्कत है, लिखेंगे पुट इन इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, ओमेगा कितना है, टी की पावर माइनस वन इक्वल टू ओमेगा है ना, और टी तो टी है ही, इक्वल टू के एक्स क्या है एल, टी से टी कैंसिल, और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की पावर माइनस वन। ये वेक्टर कांस्टेंट है ना। तो लो, ये आराम से हाथ हो गया, क्या दिक्कत है यार, आराम से कर सकते हैं। कोई भी एंगल दिख जाए डायमेंशन लेस, कोई भी एक्सपोनेंशियल दिख जाए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्वेश्चन 4 की बात करें अगर हम यहाँ, क्वेश्चन 4 के लिए देखें तो क्वेश्चन है P इज इक्वल टू एल्फा अपॉन बीटा ई की पावर माइनस एल्फा जेड अपॉन के थीटा। ठीक है, ये हमारे पास थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास भैया क्वेश्चन है, और इसमें हमसे पूछा फाइंड डायमेंशन ऑफ बीटा, फाइंड डायमेंशन ऑफ बीटा।
बीटा की डायमेंशन पूछी, लो भैया ये क्वेश्चन कर लो। अब ये क्वेश्चन भी तो है, बढ़िया क्वेश्चन, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो साफ साफ दिख भी रहा तुम्हें, आईआईटी मेंस नीट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहाँ ये किसकी पावर है, अल्फा और बीटा को ध्यान से देखो, अल्फा कहाँ कहाँ आ रहा, एक तो अल्फा यहाँ, एक यहाँ, दो जगह अल्फा है। तो पहले इस एक्सपोनेंशियल को खत्म करो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। यार एक्सपोनेंशियल तो खुद एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, एक तक मैथमेटिकल टूल है ना। तो क्या करेंगे, एक्सपोनेंस ये जो क्वांटिटी हो जाएगी, कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। तो क्या लिखेंगे, अल्फा जेड अपॉन के थीटा कैसे क्वांटिटी है, डायमेंशनल लेस। तो अल्फा जेड अपॉन के थीटा को लिखा जा सकता है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। अब z क्या है, डिस्टेंस है, k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और थीटा क्या है, टेम्परेचर। z क्या है, डिस्टेंस, z से डिनोट कर रहे हैं हम, तो अल्फा रहने दो, z है डिस्टेंस तो l लिख दो, और k क्या चीज है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो इसके कैसे निकालते हैं, तो पहले हम बता दो, देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है एनर्जी इक्वल टू 3/2 k इंटू टेम्परेचर। ठीक है, तो 3/2 तो छोड़ दो, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो k इक्वल टू एनर्जी अपॉन टेम्परेचर आ जाएगा। एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, एनर्जी को होती है ml2 t-2, टेम्परेचर की θ-1, नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की ml2 t-2 θ-1, और थीटा तो ये है ही यहाँ, इक्वल टू m0 l0 t0। अब ये सारा पोर्शन वहां देखो, l से एक l कट जाएगा, थीटा से थीटा कैंसिल है, माइनस है प्लस है, क्योंकि ऊपर पावर में ये सारी चीज वहां जाएगी, तो अल्फा मिल जाएगा हमें कितना, m l t की पावर -2। लो भैया मिला अल्फा, हमें आराम से मिल जाएगा। अब बीटा निकालना है हमें, तो अब यहाँ बात देखो, ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी थी ना पूरी की पूरी, अगर ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो इसे छोड़ दो, क्या लिखेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन क्या, p इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, बात सही है। अब वो तो डायमेंशन ऐसे, तो बीटा निकालना, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन पी, अल्फा की डायमेंशन तुमने निकाली m l t-2, और प्री है प्रेशर, प्रेशर की m l-1 t-2, -2 से -2, m से m नीचे का ऊपर जाएगा, l की पावर 2 बचेगा, तो l की पावर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द डायमेंशन ऑफ बीटा। ठीक है ना बात, यहाँ से गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, ठीक है भैया चलो। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो हम पे आने चाहिए डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड। अब बात यहाँ है कि डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन क्या है। पहला एप्लीकेशन पता है इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करने में और बताने में इक्वेशन को कैसे हम बना सकते हैं सही से। दूसरी फॉर्मूला ड्राइव करने में। अब ये इस पार्ट पे तो होना पॉसिबल नहीं है, तो नेक्स्ट पार्ट और आएगा डायमेंशन एनालिसिस पार्ट 2। उसमें हम एक तो वो एप्लीकेशन देखेंगे और डायमेंशनल एनालिसिस के और अच्छे अच्छे नीट आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे।